हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं फिर से नहीं आपका वो वेलकम करता हूँ गाइस। टॉपिक हमारा चल रहा था एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, क्या कंडीशन होती है, वहाँ पर हमने हार्मोनल्स के बारे में पढ़ा, हमने वहाँ की लोकेशन के बारे में पढ़ा, वहाँ पर हमने पढ़ा कि लीस्ट कॉमन क्या होता है, मोस्ट कॉमन क्या होता है, डेंजरस कौन सी होती है, उन सब के बारे में गाइज। तो टॉपिक ऑफ द चॉइस गाइज, आज जो कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि वाई अकर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सी कहानी है कि भाई हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि वो चीज़ें हो क्यों रही है, कि वाई क्यों एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है, क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के लिए क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या खतरे के कारण होते हैं, क्या वो खतरे के कारक है वो आगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का कारण बन सकते हैं। यस ऑब्वियसली गाइज, कारण बन सकते हैं। यस गाइज, टॉपिक ऑफ द चॉइस गाइज मैं बता रहा हूँ कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। तो याद रखना, रिस्क फैक्टर होंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए साल्पिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? साल्पिंजाइटिस का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब इन्फ्लामेशन। फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन की स्थिति को साल्पिंजाइटिस कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी वर्ड के पीछे अगर आइटिस वर्ड आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? साल्पिंजाइटिस कहते हैं। या किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस वर्ड आता है उसको अपन रिलेट करते हैं, किससे करते हैं? इन्फ्लामेशन से गाइज। किसे रिलेट करते हो? इन्फ्लामेशन से। होप यू अंडरस्टैंड। दूसरा जो नाम आया है रिस्क फैक्टर के अंदर, उसका नाम है पीआईडी। और पीआईडी का जो पूरा नाम होता है गाइज, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। कि महिला के पेल्विस ऑर्गनों के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको पीआईडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीआईडी, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी। दूसरा में कारण बताने, तीसरा जो हम रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं गाइज, उसका नाम है एंडोमेट्राइटिस। क्या नाम है? एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज आपको पता है कि एंडोमेट्रियम में वो यूट्रस की इनर लेयर होती है। कौन सी? यूट्रस की तीन लेयर होती है। सबसे अंदर वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे आउटर लेयर को अपन बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो अगर हमसे पूछे कि एंडोमेट्राइटिस क्या होता है, अभी हमने बोला कि किसी की वर्ड के पीछे अगर आइटिस वर्ड आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन। तो बताओ, अगर इन्फ्लामेशन होता है तो क्या एंडोमेट्राइटिस कहलाता है क्या? तो हमने तीन रिस्क फैक्टर के बारे में बात किया एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, कि अगर सेल्फिंजाइटिस है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, और अगर एंडोमेट्राइटिस है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अभी हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन कारण क्या, उन सब के बारे में गाइज, और हाईएस्ट कारण क्या, सब बात करी जाएगी। कहानी बहुत सिंपल सी है गाइज। यस, बहुत सिंपल सी। आगे बात करते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं बात करूंगा इमोबाइल सीलिया। देखो, अगर आपने, यू गाइज लिसन टू मी, यू हैव द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हमारे डायग्राम में आप देखोगे ये हमारी एक्टोपिक, हमारा ये फेलोपियन ट्यूब है, सॉरी, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है। अगर आपने फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ा है तो बताओ, क्या फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू होता है क्या? सीलिएटेड, आपने ऐसा नाम सुना होगा, सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू होता है। तो बताओ, ये जो सीलिया जो आ रहा है, जो आपको ये रोम समान जो संरचना नजर आ रही है, क्या जब ओवम, क्या जब ओवेरी है वो ओवम को रिलीज करेगा तो बताओ ओवम आगे आगे जाएगा क्या? तो बताओ, ओवम को मूवमेंट कराने के लिए क्या सीलिया जिम्मेदार होती है?
होती है ना, ये कॉमन फिनोमिना है और ये कॉमन है वो फिजियोलॉजी है गाइज। क्या है? ये कॉमन फिजियोलॉजी है कि जब ओवेरी के द्वारा ओवम निकलता है, ओवुलेशन होता है, तो ओवम है वो फिम्ब्रिया के द्वारा होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाता है और ये जाकर है वो एम्पुला बाग में फर्टिलाइज होता है। और एम्पुला बाग में फर्टिलाइज होने के बाद ये 96 हावर बाद में 4 दिन बाद में यहाँ से ये चलते लगता है और चलने के बाद ये यूट्रस में आ जाता है। समझ में आया? यही तो कहानी है। कहानी को कुछ ऐसा ही समझना है गाइज कि नॉर्मली एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के 96 आवर बाद में चौथे पांचवें दिन में ये यहाँ से चलना शुरू हो जाता है और चलते चलते ये सीलिया है इसको चलने में हेल्प करते हैं और चलते चलते यूट्रस की कैविटी में आ जाते हैं। हमने पहली क्लास के अंदर फर्स्ट क्लास एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बताया, या हम जब नॉर्मली जब इम्प्लांटेशन पढ़ते हैं तो हमने बताया कि इम्प्लांटेशन है वो कहाँ पर होता है। इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस कैविटी में। और यूट्रस कैविटी में भी कौन सा? पोस्टीरियर अपर पार्ट, पोस्टीरियर अपर पार्ट में होता है। अगर आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको कंटिन्यू देखिए और देन इस क्लास को प्रोसीड करिए। देखो बात करते हैं कि अगर ऐसा होता तो यूट्राइन कैविटी में हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता। दिक्कत तो यही है ना, हम पढ़ रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की परिभाषा यही होती है कि अगर यूट्राइन कैविटी के अलावा कहीं पर इम्प्लांटेशन होता है तो उसको अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और तो बताओ इम्प्लांटेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीलिया है ही नहीं। क्या नहीं है? सीलिया अब्सेंट है। तो यही तो कारण हुआ कि इमोबाइल सीलिया की सीलिया रोम समान संरचना है ही नहीं, इसलिए ओवम आगे गया ही नहीं। तो उसको अपन बोलते हैं कि क्या ये स्थिति, ये रिस्क फैक्टर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कर्ता जनर सिंड्रोम। अगर आपको पूछे कर्ता जनर सिंड्रोम क्या होता है तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा गाइज? होप यू एम आई ऑडिबल गाइज? मुझे बता दीजिए मेरी आवाज आ रही है? यस। तो इसको बोलते हैं कर्ता जेनर सिंड्रोम। अगर फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू अब्सेंट होते हैं या रोम समान जो संरचना होती है वो नहीं होती है या उसका मूवमेंट नहीं होता है तो ओवम आगे आगे जाएगा नहीं, और आगे नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हुआ वहीं पर इम्प्लांट हो जाएगा और उसी कहानी को, उसी प्रॉब्लम को अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या? इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब गति नहीं करने की स्थिति। सीलिया अगर गति नहीं करती है तो उसको इमोबाइल कहते हैं। समझ में आया ही होगा। हाँ, अगला मैं बात करूं इन विट्रो। ओके ओके, मैं बोल सकता हूं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन देखो कि क्या होता है कि कई बार स्पर्म कमजोरी के कारण या मदर में इम्प्लांटेशन नहीं होने, फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण, यानी आईवीएफ एक प्रकार का मैनुअल प्रोसीजर है गाइज। आईवीएफ हम अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में। सिंपल सी कहानी बताता हूँ कि क्या होता है कि कुछ ऐसे कपल होते हैं, कुछ ऐसे कपल होते हैं जिनके फर्टिलाइजेशन है वो यूट्राइन कैविटी में। अब दिक्कत है वो महिला की भी हो सकती है और पुरुष की भी हो सकती है। पहले महिला के बारे में बात करते हैं कि महिला में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण है फैलोपियन ट्यूब में वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो क्या हम बाहर लेबोरेटरी के अंदर उस महिला का ओवम निकालेंगे ओवेरी से और हम लैब के अंदर ले जाएंगे और वहां पर है हम स्पर्म को मिलाकर हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे और यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट कर देंगे। यही चीज होती है। और एक कहानी में बोल रहा हूँ कि अगर पुरुष की तरफ से अगर कोई स्पर्म है वो गति नहीं कर पा रहा है, फैलोपियन ट्यूब एम्पुला में नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो सेम कंडीशन, ओवम लेते हैं, लैब में ले जाते हैं, स्पर्म को आपस में मिलवाते हैं और वहां पर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और फाइनली इम्प्लांट करते हैं यूट्राइन कैविटी में। कहानी कुछ ऐसी होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। समझ में आया? और अगर किसी पेशेंट में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया हुआ है
तो वहाँ पर उसको रिस्क होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। समझ में आया ही होगा। तो कुछ अनरिलेटेड हैं, ये ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वी कैन से गाइज, अगर कोई महिला है वो स्मोकिंग करती है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। अगर कोई महिला है वो लो सोशियोनोमिक इकोनॉमी है, अगर कोई महिला ज़्यादा गरीब है, माल न्यूट्रिशन की है, ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है गाइज। ये जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे 4-5 नाम लिखे हैं, ये रिलेवेंट नहीं है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, बट इन्हीं को भी कुछ ना कुछ कारणों में इसको शामिल करा है। तो सिंपल सी बात है, कोई महिला स्मोकिंग करती है, और अगर कोई महिला लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की है, और अगर मैं बात करूं कि वहाँ पर वो मल्टीपल पार्टनर्स है, उस महिला के मल्टीपल पार्टनर है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और यंग एज ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर कोई लड़की, अगर कोई गर्ल छोटी उम्र में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क होता है। यहाँ पर मैंने जो लास्ट के जो 4 नाम बताए हैं ये रिलेवेंट नहीं है गाइज, इसका बहुत कम स्थिति में फर्क पड़ता है बाकी जो हमने बताए उनके 4 के बजाय। समझ में आया? यस गाइज। तो हम रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे, है ना? यस गाइज, आगे हम बात करें आपसे कि यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इस कहानी को सुनना और अपनी कॉपी में नोट लगा के आपको इस बात को जरूर लिख लेना है गाइज। मैं आपको बताने वाला हूं कि मोस्ट कॉमन, क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट कॉमन मुख्य रिस्क फैक्टर कॉजिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी, निम्न में से कौन सा रिस्क फैक्टर होगा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए मुख्य कारण होता है? गाइज मेरी बात सुन लेना, मैं आपको बोल रहा हूं मुख्य रिस्क फैक्टर, और या मैं लिख सकता हूं मोस्ट कॉमन कारण, और या तो मैं लिख रहा हूं कारण। क्या लिख रहा हूं? कारण। यहां पर 2 चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आपको हाईएस्ट रिस्क पूछ रहा है या आपको मुख्य रिस्क पूछ रहा है। यहां पर कहानी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कॉजिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर आपको एग्जामिनर पूछे तो बिना सोचे समझे आप उत्तर दे देना। क्या दे देना? सेल्फिंजाइटिस और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। हमने सबसे पहले गाइस अभी हमने पढ़ा था सेल्फिंजाइटिस होता है वो मोस्ट कॉमन कारण, और इसके बाद भी ये भी मोस्ट कॉमन सेकंड कारण हो सकता है। सेल्फिंजाइटिस सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर वाला कारण है, किसका? किसका? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। सेकंड बोलो तो फिर ऑप्शन में से सेल्फिंजाइटिस नहीं है, तो फिर हमारा सेकंड जो कारण जाएगा या रिस्क फैक्टर में जाएगा मोस्ट कॉमन में, तो वो होगा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। मेरी बात को सुनना, मैं जो चीजें बोल रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यस गाइस, मैंने बोला कि मोस्ट कॉमन रिस्क या मोस्ट कॉमन कारण कौन सा होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? तो सेल्फिंजाइटिस। और सेल्फिंजाइटिस का मतलब आप समझते हो कि इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और पीआईडी का पूरा नाम होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। यस गाइस, आगे जो कहानी लिखी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लिखी है। तो देखो कि हाईएस्ट, इसने एक वर्ड बोला, इस लाइन को बड़े गौर से सुनना कि ये कहना चाहता है कि यस गाइस, ये कहना चाहता है कि हाईएस्ट रिस्क, एक तरफ तो वो पूछ रहा है मोस्ट कॉमन रिस्क और एक तरफ पूछ रहा है हाईएस्ट रिस्क। दोनों सवाल हैं वो अलग अलग हैं। एग्जाम में पूछे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी और सबसे ज्यादा मुख्य कारण होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो सवाल को ऐसे करना है। तो अगर आपसे पूछे एग्जामिनर की हाईएस्ट रिस्क फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो क्या होगा? क्या होगा उत्तर बताओ? तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ट्यूबल सर्जरी। अगर किसी महिला में फेलोपियन ट्यूब का अगर ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, तो उस महिला को सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क होगा। हाईएस्ट बोल रहा है, मोस्ट कॉमन तो मतलब जो आए दिन होता है, और हाईएस्ट का मतलब ये सबसे ज्यादा हो सकता है। देखो भाई, सिंपल सी कहानी है कि हर एक महिला में फेलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन तो नहीं होता ना, परंतु क्या हर एक महिला में क्या फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन तो हो ही सकता है।
सर्जरी तो बहुत 1000 महिलाओं में एक को मिल जाए, परंतु अगर फैलोपियन ट्यूब में अगर आपको इन्फ्लामेशन पूछे तो आप 1000 में आपको 100 महिलाएं भी मिल सकती है। तो बताओ, तो मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा होता तो ये है, परंतु रिस्क होती है वो ट्यूबल सर्जरी के कारण। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको पूछे कि सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रिस्क क्या होगा, तो आप बताना प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पहले अगर किसी पहले उसने अगर माँ बनी, फॉर एग्जाम्पल गाइज, कि अगर वो महिला पहले कभी माँ बनी और उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, तो उसको वापस हाईएस्ट रिस्क होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। हाईएस्ट रिस्क बोल रहा हूँ, परंतु मोस्ट कॉमन नहीं बोल रहा हूँ। समझ में आया? होता तो हाईएस्ट रिस्क है, बस हाईएस्ट होता नहीं है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? सेल्फ एंजाइटिस और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो हाईएस्ट रिस्क में और मोस्ट कॉमन रिस्क में फर्क जरूर समझ में आना चाहिए। एक बार और सुन लो गाइज कि किसी भी महिला में हम सेल्फ एंजाइटिस और पीआईडी के कारण सबसे ज़्यादा है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, मोस्ट कॉमन कारण तो यही है। परंतु अगर किसी महिला में हम बात करें कि उस महिला में हाईएस्ट रिस्क कब होगी, तब हम बात करेंगे ट्यूबल सर्जरी की, यानी फैलोपियन ट्यूब की कोई सर्जरी हुई है, और या उस महिला में पहले की प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो दूसरी बार भी होने का रिस्क होगा, तो वो आएगा हाईएस्ट रिस्क में। समझ में आया? यस गाइस। आगे जो मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ नोट लगाकर चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप एक नाम सुने, एससीजी, आपने नाम सुना होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनोट्रोपिन हार्मोन आपने नाम सुना होगा, कि इसके आधार पर हम देखते हैं कि क्या स्थिति होने वाली है। समझना बहुत जरूरी है कि हमने बोला कि एससीजी प्रेजेंट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हाँ बिल्कुल, कि जब भी बात आती है प्रेगनेंसी की, तो जब भी महिला को प्रेगनेंसी होती है तो वहां पर एससीजी हार्मोन हमेशा प्रेजेंट होता है। अब चाहे वो प्रेगनेंसी नॉर्मल हो, चाहे वो प्रेगनेंसी अबनॉर्मल हो, ये तो सीधी सी कहानी है। अगर किसी महिला में प्रेगनेंसी हुई है तो वहां पर ये 100% पॉसिबल होगा कि उसका जो यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। गाय यूपीटी नाम सुना है ना, यूरिन की बूंद डालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट। समझ में आया? कि यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो कोई भी महिला का, चाहे वो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो चाहे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, वहां पर यूपीटी तो हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा। ये कहानी आपको समझनी होगी। परंतु मैं बात करूं प्रोजेस्टेरोन इज प्रेजेंट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हाँ भाई, प्रोजेस्टेरोन भी प्रेजेंट होगा क्योंकि प्रेगनेंसी हुई है, और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन भी होगा क्योंकि प्रेगनेंसी हुई है। चाहे मैं बोलूँगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, चाहे नॉर्मल प्रेगनेंसी हो चाहे अबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो, वहाँ पर एससीजी और प्रोजेस्टेरोन तो उपस्थित होंगे। बट यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन अलग मिलेगी नॉर्मल की बजाय, तब भी तो अबनॉर्मल होगा। अगर एसईजी और प्रोजेस्टेरोन नॉर्मली होते तो फिर वो प्रेगनेंसी भी नॉर्मल होगी, परंतु एसईजी और प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट तो होंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी प्रेजेंट होंगे, परंतु चीजें अलग क्या होएगी नॉर्मल प्रेगनेंसी से, वो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखो, सुनना कि दोनों प्रेजेंट तो होते हैं, दोनों कौन? एसईजी और कौन? प्रोजेस्टेरोन। एससीजी और प्रोजेस्टेरोन दोनों तो प्रेजेंट होते हैं, परंतु बट लेकिन क्या क्या, देखो लेकिन क्या, लेकिन इन
एक्टोपिक प्रेगनेंसी, परंतु नॉर्मल की बजाय अब नॉर्मलिटी में क्या होगा, दोनों प्रेजेंट तो होते हैं, हमने बोला प्रेगनेंसी है तो होगा, परंतु यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, दे आर लेसर इन क्वांटिटी देन नॉर्मल। अभी तो बोला कि भाई अगर ये नॉर्मली होते तो फिर कहना ही क्या, फिर हम उसको अब नॉर्मल थोड़ी बोलते, परंतु एक बात यहाँ पर होगा कि प्रेजेंट तो दोनों हार्मोन होंगे, एचसीजी भी होगा, प्रोजेस्टेरोन भी होगा, परंतु यहाँ पर अलग क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी यानी क्या होता है कि ये जो होता है जो मात्रा में ये होते हैं वो क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, नॉर्मल प्रेगनेंसी से कम मिलेंगे। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि भाई नॉर्मल प्रेगनेंसी से अगर ये दोनों हार्मोन कम मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो चीजें क्या हो जाएगी हमारे लिए, वो क्या हो जाएगी, अब नॉर्मल हो जाएगी। समझ में आई क्या? हाँ, आगे और बात करते हैं। तो आगे सुनो, देखो मैं कुछ कहानी लेके चल रहा हूँ, इस कहानी को समझना गाइस, और ये समझना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम एक हार्मोन को लेके चलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से हम समझते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या फ़र्क होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है वो मोर देन 1500 इंटरनेशनल यूनिट होगा। मोर देन का मतलब मैंने ये सिंबल लगाया है, मोर देन 1500 इंटरनेशनल यूनिट। समझ में आया? अब आप बोलोगे सर टेस्ट कैसे करेंगे, तो ब्लड के अंदर, सीरम ब्लड के अंदर टेस्ट करेंगे ये वैल्यू, है ना। अब इसको मैं बोल सकता हूँ बीटा एससीजी, क्या बोलते हो कि ब्लड में अगर एससीजी देखा जाता है तो उसको बीटा एससीजी बोलते हैं, और अगर यूरिन में देखा जाता है तो उसको अपन यूरिनरी एससीजी बोल सकते हैं। सिंपल सी कहानी है। देखो अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको गांठ बांध लेना, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ कंसेप्ट हैं जो हमें आने चाहिए, तो सुनो 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 कि देखो नॉर्मल प्रेगनेंसी में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वहां पर ये चीज होगी। अदरवाइज मैं आपसे बात करूं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एचसीजी प्रेजेंट तो होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन प्रेजेंट तो होता है, परंतु लेस देन नॉर्मल प्रेगनेंसी। हाँ बिल्कुल, हमने ये बात पढ़ी है ऑलरेडी कि हाँ दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट नॉर्मल प्रेगनेंसी से इसकी मात्रा कम होती है। बिल्कुल सही बात कह रहा है ना। आगे बात करते हैं। आफ्टर एवरी 48 आवर, इस बात को समझना थोड़ा जरूरी है कि आफ्टर एवरी 48 आवर लेवल ऑफ एचसीजी डबल, लेवल ऑफ एचसीजी डबल 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 टिल 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब ज्ञान को सुनना कि कहना क्या चाहता है कि प्रेगनेंसी के 10 वीक तक प्रत्येक 48 आवर, समझ में आया, प्रत्येक 2 दिन में मैं ऐसे लिख दूं, कभी 48 घंटे में बढ़ा, फिर 48 घंटे में बढ़ेगा, कुछ ऐसे छोड़ छोड़ कर है वो जो एचसीजी हार्मोन है वो बढ़ता है, और बढ़कर कितना हो जाता है गाइस, वो बढ़कर डबल हो जाता है। मेरी बात को वापस सुनो, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उस प्रेग्नेंट महिला में अगर मैं एचसीजी हार्मोन को चेक करूं तो वहां पर मुझे प्रत्येक 48 आवर यानी प्रत्येक 2 दिन में मेरे को जो हार्मोन है वो डबल मिलेगा। 48 घंटे में डबल, फिर मैंने चेक किया तो कम मिला, फिर मैंने वापस उसको क्या किया, मैंने क्या करा, मैंने उसको वापस क्या किया, चेक किया 48 घंटे बाद में, तो वापस मुझे डबल मिला। तो प्रत्येक 48 आवर के बाद अगर मैं उसका बीटा एचसीजी चेक करता हूं प्रेग्नेंट महिला का, तो मेरे को जो एचसीजी हार्मोन है डबल मिलता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में। समझे कि नहीं समझे? और ये कब तक होगा, ये प्रेगनेंसी के 10 वीक तक मेरे को ऐसा मिलेगा, प्रत्येक 48 आवर में मेरे को बीटा एचसीजी कैसा मिलेगा,
अब मैं बीटा एसीजी बोल रहा हूँ ना, अब बीटा एसीजी बोल रहा हूँ मतलब मैं ब्लड के अंदर में देख रहा हूँ, समझ रहे हो क्या? तो ये डबल हो जाता है। परंतु अगर मैं बात करूं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में तो इंक्रीज तो होता है। मैं बात करूं कि 48 आवर में एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले पेशेंट में इंक्रीज तो होता है बट नॉट डबल। यहाँ पर मेरी कहानी को सुनना गाइस, ये शायद मेरे पीछे आ रही है तो एक बार मैं थोड़ा मेरे को अलग कर देता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में 48 घंटे बाद बीटा एससीजी डबल होता है, परंतु एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बात करूं इंक्रीज इंक्रीज तो होता है बट नॉट डबल, डबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या हमें ये केस समझ में आ जाएगा कि केस कैसा है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है। कैसा है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है। समझ में आया क्या? हाँ, आगे कहानी वापस समझाता हूं, मैं वापस आ जाता हूं अपनी जगह पर। दैट्स गुड। अगर अगर मैं महिला का ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करता हूं, अगर किसी महिला का मैं ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करता हूं, टीवीएस का पूरा नाम होता है गाइज ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांस वेजाइनल ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। तो मैं ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करता हूं तो करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा? गेस्टेशनल सेक, गेस्टेशनल सेक है मेरे को क्या मिलेगा? दिखेगा। जब मैं क्या करता हूं, देखो गाइस इसकी मैं आपको कोई पिक्चर बताता हूं, सुनो। एक पिक्चर होगी मेरे पास, आई विल शो। कहाँ है, ढूंढ लेते हैं। आप देखो गाइज ये जो आप प्रोसीजर देख रहे हो ये टीवीएस है। क्या है? ये टीवीएस है, ये ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी है। तो इसमें क्या होता है कि देखो ये जो यूएसजी का जो डोपलर होता है वो वेजाइना में डाला जाता है और फिर क्या करी जाती है? सोनोग्राफी करी जाती है और उसे अपन टीवीएस बोलते हैं। तो सर तो आप बताओ कि अगर इस महिला के मैं पेट के ऊपर अगर डोपलर रखता तो मैं उसको क्या बोल देता? ट्रांस एब्डोमिनल, क्योंकि मैं एब्डोमिनल से उसका सोनोग्राफी कर रहा हूं। परंतु अर्ली प्रेगनेंसी में, मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, कि अर्ली प्रेगनेंसी में टीवीएस करी जा सकती है। अर्ली प्रेगनेंसी में, जल्दी की प्रेगनेंसी में, यानी 8 वीक तक, लगभग मैं बोल सकता हूं कि 8 से 10 वीक तक ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करी जा सकती है। इसके बाद नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे तो सर्विक्स इरिटेट हो जाएगा और उस महिला में अबॉर्शन भी हो सकता है। समझ में आया? आ गया ना? तो बताओ, वापस चल लेते हैं अपनी जगह। यस गाइज, ओके। तो मैं आपको बता रहा था, मैंने बताया कि एसईजी डबल तो नहीं होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, बट बढ़ता जरूर है बट नॉट डबल, डबल नहीं होता है। हम बात कर रहे थे टीवीएस के बारे में। तो जब मैं सोनोग्राफी करूंगा तो मेरे को यूट्रस में क्या दिखेगा? गेस्टेशनल छोटा सा बच्चा दिखेगा, छोटा सा गेस्टेशनल सेक दिखेगा। और अगर मेरे पास में सॉरी, हट जाओ भाई, हाँ हट गए जी। अब देखो कि अगर मेरी बात सुनो कि ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में अगर मेरे को गेस्टेशनल सेक नहीं दिखे, इसका मतलब दिखना तो चाहिए था मेरे को, और अगर नहीं दिखेगा इसमें यहाँ पर यूट्रस में, तो इसका मतलब भाई फर्टिलाइजेशन तो हुआ है, परंतु हुआ कहाँ पर है? फेलोपियन ट्यूब में हुआ होगा। समझ में आया ना? तो हम ऐसे प्रकार से क्या करते हैं? पता लगाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बिल्कुल गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं कि आगे की स्थिति के अंदर की नोट लगा के एक चीज जरूर लिखना आप, कि मैं बता रहा हूं कि जब भी वेन एवर ए प्रेग्नेंट वुमेन है,
मेरे पास में कोई केस आता है गाइज, तो मैं उसके ऊपर क्या स्थिति का पता लगाऊंगा। कहानी को समझना कि कहानी क्या कहना चाहता है। रुको भाई, क्या हो रहा है, रुक जाओ। हाँ, कि मेरे पास कोई प्रेग्नेंट महिला आती है, मेरे पास क्यों, आपके पास भी तो आ सकती है, कि आती है और महिला का मैंने उसका यूपीटी चेक किया और उस यूपीटी पॉजिटिव था, और वो आती है कि और कहती है कि मेरे को ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है? ब्लीडिंग। और वो बोल रही है कि भाई अभी मेरे को फर्स्ट ट्राइमेस्टर लगभग, मेरे को लगभग मेरा एमसी पीरियड है वो एमनोरिया होने में 8 से मतलब कि 12 वीक 12 सप्ताह से कम 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 का समय है। तो हमारे दिमाग में 3 केस आएंगे, 3 हमारे पास में कारण आएंगे गाइज। एक तो मैं सोचूंगा कि भाई अबॉर्शन हो सकता है, एक मैं सोचूंगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, और एक मैं सोचूंगा कि मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर कोई महिला यूपीटी पॉजिटिव की हमारे ओपीडी में आती है, और वो आती है और हम उसका यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो और वो कंप्लेन करती है, उसकी कंडीशन है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। तो यहाँ पर मेरे को 3 स्थितियां नजर आएगी, मैं 3 स्थितियों को सोचूंगा, सोचना पड़ेगा अगर ऐसी स्थिति आती है तो। या तो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है अबॉर्शन में, या ब्लीडिंग होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। अब आप बोलोगे ब्लीडिंग क्यों? क्योंकि रप्चर भी तो हो जाता है ना भाई, फेलोपियन ट्यूब अगर रप्चर हो गया तो ब्लीडिंग तो होगी ना। और अगर मैं बोलूं या तो हो गया मोलर प्रेगनेंसी, बात करेंगे क्या क्या होता है, कहानी को समझो। यहाँ पर हम कुल बिल्कुल इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं गाइज, इनको समझने का कोशिश जरूर करें। कि अगर मैं अबॉर्शन होगा मेरे पास में, अगर उस केस में अबॉर्शन होगा तो वहां पर क्या मिलेगा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन वैल्यू कम मिलेगी नॉर्मल से। मैं जांच करूंगा तो मेरे को एसईजी है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से कम मिलेगा, तो इसका मतलब मेरा शक जाएगा अबॉर्शन पर। आफ्टर 48 आवर वैल्यू डिक्रीज। हाँ, कि मैंने 48 घंटे बाद मैंने देखा कि वहां पर जो एसईजी की जो वैल्यू है मेरे को कम मिली, डिक्रीज मिली, बिल्कुल मेरा शक जाएगा कि हाँ ये केस तो अबॉर्शन का ही है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर पहली कहानी को तो मेरे इसको पहला कोई समझना जरूरी है, क्योंकि दूसरी को तो 48 घंटे बाद चेक करेंगे तो हमें थोड़ा चेंज भी हो सकता है। ये कभी नहीं होगा कि एसईजी है वो कम है नॉर्मल प्रेगनेंसी से, तो हमेशा वो अबॉर्शन होगा। समझ में आया? बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हमें क्या देखने को मिलेगा? एसईजी वैल्यू लेस देन नॉर्मल प्रेगनेंसी। लेस देन नॉर्मल प्रेगनेंसी तो होगी, बट आफ्टर 48 आवर वैल्यू इंक्रीज। परंतु 48 घंटे बाद अगर हमें लगता है कि वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो वहां पर वो वैल्यू इंक्रीज हुई है तो वहां पर हमारा शक जाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर। वैल्यू इंक्रीज तो हुई है पर डबल नहीं हुई है, क्योंकि अगर डबल हो जाती तो हमारे लिए वो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती। समझ में आया? आया ही होगा। मोलर प्रेगनेंसी की बात करें तो मैं मोलर प्रेगनेंसी की पहले थोड़ी परिभाषा बता दूं कि मोलर प्रेगनेंसी वे प्रेगनेंसी होती है जिसके अंदर ट्रोपोब्लास्ट है वो इरिवर्सिबल ग्रोथ करता है। अभी इतना ही सुन लो, ये पूरा टॉपिक अलग है। कि मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वो ज्यादा ग्रोथ करता है, उसके कारण उसको अपन मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। और वहां पर चीजें क्या होगी, जो एसईजी वैल्यू होगी वो हायर देन नॉर्मल प्रेगनेंसी। मेरी कहानी को समझना कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कि मोलर प्रेगनेंसी में एसईजी वैल्यू हायर देन नॉर्मल प्रेगनेंसी की, डबल नहीं, नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज्यादा हो रही है। तो ये दोनों को छोड़ के जा रहा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी कवर नहीं कर रहा है और अबॉर्शन को भी नहीं कर रहा है, तो हमारा सीधा सा जो शक जाएगा, हम बोलेंगे भाई ये तो मोलर प्रेगनेंसी है। क्या है? मोलर प्रेगनेंसी है। समझे कि नहीं समझे? अगर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हायर देन नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है तो मोलर प्रेगनेंसी होगी।
अगर वापस आ जाऊं जगह पर, यस, और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो एसीजी तो लेस देन नॉर्मल प्रेगनेंसी से कम होगा, परंतु 48 घंटे में बढ़ेगा, बट डबल नहीं होगा, क्योंकि डबल हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। और अबॉर्शन होगा तो वो कम होगा और 48 घंटे में और ही कम होगा। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये तो हमारा केस है वो अबॉर्शन का है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? मैं आगे आपसे बात करूंगा गाइस। हम बात करते हैं, हमने एसीजी के बारे में बात करा, अब हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। किसके बारे में बात करें? प्रोजेस्टेरॉन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो लेस देन 5 माइक्रोग्राम ml होता है, प्रति ml होता है। और मैं बात करूं कि लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आर लेस देन नॉर्मल प्रेगनेंसी, बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो क्या होता है, 25 नैनो माइक्रोग्राम, क्या होता है, नैनोग्राम पर ml होता है, परंतु प्रेगनेंसी में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या मिलेगा, लेस देन 5 मिलेगा। तो सीधी सी बात है भी, नॉर्मल प्रेगनेंसी से कम है। ये तो ज्यादा कहानी नहीं है, मोटी कहानी तो वही थी हमारे एसीजी का। ये बोल रहा है बढ़ूंगा, एसीजी में एक्टोपी में क्या पढ़ा अभी पढ़ा कि नॉर्मल से कम होता है परंतु 48 घंटा में बढ़ता है, बट इतना भी नहीं बढ़ता है कि डबल हो जाए। कहानी कुछ अलग ही है वहां पर, है ना। आगे बात करते हैं गाइज। हमारे पास में अगर कोई केस आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में कोई, ये क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है, यानी यहाँ पर हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। और अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो क्या ये कभी रप्चर भी तो हो जाता है, यानी फूट जाएगा, फेलोपियन ट्यूब टूट जाएगा। तो उस प्रेगनेंसी, उस प्रकार की प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर हमारे पास में अगर ऐसा केस आता है तो उसको हम कैसे समझेंगे, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहानी सिंपल सी है कि अगर हमारे पास ऐसा केस आता है, रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस आता है, तो उसे हमें कैसे समझना होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट विल कंप्लेन, वो पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि मेरे को मेंस्ट्रुअल एब्सेंट है, मेरे को 6 से 8 सप्ताह हो गया मेरा पीरियड नहीं आ रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, और क्या हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। गाइज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर अगर हम साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करें, साइन एंड सिम्टम, परंतु ये अभी मेरे पास में सिम्टम है क्योंकि पेशेंट बता रहा है कि मेरा दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होगा, क्या होगा, बताओ बताओ, पेन इन एब्डोमेन। अगर कोई महिला बोल रही है मेरे को पीरियड ना आया 2 महीने से, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और एमनोरिया है, और वो बोल रही है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो 101% वहां पर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस होगा। और वो भी कैसा होगा, रप्चर का होगा। कैसा होगा कि फेलोपियन ट्यूब फूट गई है। समझ में आया क्या? देखो, अगर आपको बात करें तो ट्रेड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि एब्डोमेन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब ट्रायंगुलर क्या होता है, एमनोरिया, वेजाइनल ब्लीडिंग और पेन इन एब्डोमेन अगर पूछे तो इसका मतलब तीनों क्या है, ट्रेड हुए कि नहीं हुए। तो याद रखना, बट हमारे लिए जो मोस्ट कॉमन चीज है वो गाइस पेन इन द एब्डोमेन है। कौन सी है, पेन इन द एब्डोमेन। समझ में आया? यस गाइस, आना जरूरी है ना। अगर पूछे कि ट्रेड, ट्रेड का मतलब 3 होता है, कि एग्जाम में पूछे कि 3 ट्रेड कौन से हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, तो एमनोरिया बताओ, वेजाइनल ब्लीडिंग बताओ और पेन इन एब्डोमेन बताओ। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास में, माना कि अगर हमारे पास में रप्चर ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी आती है, फेलोपियन ट्यूब है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण है, वो रप्चर हो गई, टूट गई, तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी गाइस। क्या होगी, ब्लीडिंग होगी।
और ब्लीडिंग के कारण वहां पर स्थिति क्या होगी, क्या होगी, ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा पेरिटोनियम में। भाई सिंपल सी बात है कि देखो हमारी ये फेलोपियन ट्यूब है, मोटी होगी थोड़ी, चलो थोड़ी अच्छी बनाता हूं कि फॉर एग्जांपल दैट्स ग्रेट। यहाँ पर मैं आपके लिए फेलोपियन ट्यूब बनाता हूँ गाइज, कि माना कि ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, तो बताओ अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो यहाँ से अगर टूटेगी तो बताओ यहाँ से ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी तो ये फेलोपियन ट्यूब किधर है, ये पेरिटोनियम ही तो है। भाई पेरिटोनियम कैविटी में ही तो है ये, और अगर पेरिटोनियम में है तो बताओ जो ब्लड का जो कलेक्शन होगा, जो ब्लड जो इकट्ठा होगा वो किधर होएगा, पेरिटोनियम ही होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर होती है तो ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी तो वहां पर ब्लड कलेक्शन होगा, पेरिटोनियम में होगा, और उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं गाइज, हीमोपेरिटोनियम कहते हैं। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है कि अगर पेरिटोनियम कैविटी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर होने से ब्लड का इकट्ठा होता है तो उसको हीमोपेरिटोनियम बोलते हैं। और हीमो का मतलब ब्लड ही होता है गाइस, क्या होता है, ब्लड होता है। और एक यहाँ पर मैंने नोट लगा के बात लिखी है कि भाई अगर ब्लड लॉस अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। ये हमने बहुत टाइम नर्सिंग करी है तो हमने पढ़ा है कि अगर हमारे बॉडी से ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हो जाए तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक। वॉल्यूम का मतलब फ्लूइड का कमी। अब जो ब्लड की बात करें तो वो फ्लूइड ही तो है। अरे बोलो इस और नो, यस गाइज। आगे बात करते हैं आपके लिए डायग्नोसिस के बारे में। समझना बहुत ही जरूरी है क्या बताने जा रहे हैं। कि डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस होता है, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो होगा टीवीएस। और आप जानते हो गाइज टीवीएस का मतलब होता है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। सोनोग्राफी समझ में आया। अगर आपको पूछे कि बेस्ट बेस्ट बेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, कि बेस्ट के बारे में अगर आपको पूछे कि बेस्ट जांच कौन सी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी के साथ अगर आप बीटा एसीजी करवा लो, बीटा एसीजी करवाओ, तो बताओ क्या बीटा एसीजी कराओगे तो वो आपको लेस मिलेगी, कम मिलेगी, परंतु 48 आवर बाद में वो बढ़ेगी, बट इतनी नहीं बढ़ेगी कि वो डबल हो जाए। ये कहानी समझने के लिए आपको बीटा एसीजी की जांच करानी होगी। बीटा एसीजी कहाँ करी जाती है, सीरम ब्लड में करी जाती है। समझ में आया। ब्लड सैंपल लेंगे, सीरम से जांच करेंगे। तो बेस्ट जो आंसर होगा हमारा कि डायग्नोसिस के लिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो डायग्नोसिस होता है वो बेस्ट आंसर कौन सा, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी के साथ में बीटा एसीजी कराओ साहब। दूसरा तो बेस्ट हमारा ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी है। अगली बात करते हैं, ज्यादा नहीं लोड लेना है, कॉमन सी बात है, ये हमने बता दिया ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी क्या होता है। अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस क्या है, कि गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस क्या होगा, वो बेस्ट पूछे तो फिर हमारा जाएगा ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। और अगर आपको पूछे कि गोल्ड स्टैंडर्ड बताओ भाई, मुझे तो सबसे बेस्ट बताओ, उसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं, लेप्रोस्कोपी। और लेप्रोस्कोपी के साथ में अगर ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी हो जाए तो दोनों ही बेस्ट और गोल्ड हो रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, यस गाइस। तो गोल्ड का पूछे तो लेप्रोस्कोपी बताना है। लेप्रोस्कोपी का मतलब आप जानते हो गाइस कि लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है कि एब्डोमेन में कम से कम इंसिजन लगाकर हम स्कोप डालते हैं, कैमरा डालते हैं,
और फिर वहां पर हम कोई सर्जरी करते हैं तो उसको लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेप्रोस्कोपी। समझना, एक पिक्चर है हमारे पास, ये देखो गाइज, ये जो आपको दिख रहा है ये इसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। कि देखो यहाँ पर ओपनिंग करी, यहाँ पर ओपनिंग करी, तो हमने बहुत छोटा छोटा खड्डा करके हमने अंदर की चीजें देखी। देखो ये अंदर की चीज देख रहा है, और ये हमारी क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। और ऐसे देख के ये देखो कट कर रहा है, इसका मतलब क्या? मैंने लेप्रोस्कोपी करके मैंने ऑपरेशन किया या मैंने देखा। तो बताओ क्या इसको मैं लेप्रोस्कोपी बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड का डायग्नोसिस का पूछे तो लेप्रोस्कोपी बताना है, और अगर आपको बेस्ट पूछे तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के साथ में बीटा एसीजी बताना है। समझ में आया? जैसा बेस्ट पूछे ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, गोल्ड स्टैंडर्ड पूछे तो लेप्रोस्कोपी। समझ में आया? यस गाइज। आगे मैं बात कर रहा हूँ आपसे गाइज मैनेजमेंट के बारे में, कि अगर हमारे पास में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस आता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। देखो बेटा, हमारे पास में गाइज, मेरे पास में दो प्रकार के मैनेजमेंट होंगे। तो दो प्रकार के मैनेजमेंट के अंदर हम बात करें, एक मेडिकल मैनेजमेंट होता है और एक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। तो जो अगर आपको पूछे कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है, तो हमारे बेस्ट ऑप्शन होगा मेडिकल मैनेजमेंट। भाई कोशिश यही करो कि भाई गोली से ठीक हो जाए पेशेंट, अदरवाइज तो हमें सर्जरी करनी है, तो बेस्ट ऑप्शन तो होता है। परंतु सर्जरी कब करनी होती है? तो हमारे बात आती है सर्जरी का आवश्यकता कब पड़ता है, कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर हो गई। अभी मैंने बोला था कि फेलोपियन ट्यूब है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण है, वो टूट गई है, वो रप्चर हो गई है, तो बेस्ट जो बेटा मैनेजमेंट होगा वो सर्जरी होगा। मेरी बात को वापस सुन लेना। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो बेस्ट ऑप्शन होता है, परंतु सर्जरी वो बेस्ट मैनेजमेंट कब होगा? जब फेलोपियन ट्यूब है वो रप्चर हो जाती है। समझ में आया ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है तो वहां पर बेस्ट मैनेजमेंट होगा सर्जरी। और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अनरप्चर्ड है, अभी फेलोपियन ट्यूब टूटी हुई नहीं है, तो बेस्ट मैनेजमेंट कौन सा होगा? मेडिकल मैनेजमेंट। तो सीधी सी दोनों बातें समझ ली कि कौन कब अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपसे गाइस। सिंपल सी कहानी है कि मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम आपसे बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या दोगे। कि मेडिकल मैनेजमेंट आपको पूछे तो आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है उसका नाम है मिथोट्रेक्सेट। नाम है, क्या नाम है? मिथोट्रेक्सेट दवाई है। और आप ये पिक्चर के ऊपर देख रहे हैं, मिथोट्रेक्सेट इंजेक्शन भी आता है, इंजेक्शन। ओके, और इसका जो डोज आता है वो 50 mg भी आता है, 20 mg भी आता है, वो डॉक्टर डिसाइड कर लेगा, है ना। कि वही सेम कंडीशन, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 50 mg 2 ml में आ रहा है, तो अगर मैं 1 ml लूंगा तो 25 mg आ जाएगा। देन दिस कंडीशन डिसाइडेड बाय द डॉक्टर गाइज। ये जो डोज है वो डॉक्टर डिसाइड करता है। परंतु हमें इतना थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए जो दवाई दी जाती है वो दी जाती है मिथोट्रेक्सेट। और एक और चीज याद रखो कि ये सिंगल डोज दी जाती है, एक ही बार दी जाती है बेस्ट मैनेजमेंट के लिए। याद रखना कि ऐसा नहीं कि इंजेक्शन बार बार लगाएंगे, सिंगल डोज दी जाती है। समझ में आया? यस गाइस। आगे मैं बात कर लेता हूं कि ओनली देखो, ये भी जरूरी है कि आप मेडिकल मैनेजमेंट कब कर सकते हो। ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी बात है कि मेडिकल मैनेजमेंट कौन सी कंडीशन में दोगे। अगर पेशेंट शुड बी हीमोडायनेमिकल स्टेट। हीमोडायनेमिकल का मतलब होता है कि अगर वो पेशेंट का हेल्थ स्टेटस थोड़ा ठीक है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम नहीं होना चाहिए, पेशेंट को एंजाइटी चिंता में नहीं होना चाहिए, पेशेंट कॉन्शियस होना चाहिए, या पेशेंट को पता होना चाहिए कि मेरा इलाज चल रहा है, उसको बोलते हैं हीमोडायनेमिकल। और हीमोडायनेमिकल समझना है तो चिंता विंता छोड़ो, कॉन्शियस भी छोड़ो, इसका हीमोग्लोबिन लेवल है वो सही होना चाहिए, यानी ब्लड का लेवल है वो सही होना चाहिए। क्योंकि ये जोर किसके ऊपर पड़ रहा है? हीमो का मतलब ये ब्लड के बारे में बात कर रहा है।
कि ब्लड का हीमोग्लोबिन लेवल कम नहीं होना चाहिए, और कम होगा तो फिर हम ये नहीं देंगे। कौन नहीं देंगे? मीथोट्रेक्सेट टेबलेट नहीं देंगे। इट शुड बी केस ऑफ अनरप्चर्ड, बिल्कुल भाई, अभी हमने पढ़ा कि मेडिकल मैनेजमेंट तभी किया जा सकता है जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर नहीं हो। समझ में आया ना? यस। और मैं बात करूं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो साइज होना चाहिए वो 4 सेंटीमीटर से मोटा नहीं होना चाहिए। जब सोनोग्राफी करी जाती है और हमें लगता है कि 4 सेंटीमीटर का अभी तक इम्प्लांट हुआ है, बच्चा इतना ही बड़ा है, तो फिर टेबलेट दे दो, इंजेक्शन लगा दो, सॉरी। और अगर मैं बात करूं बीटा एसीजी के बारे में, और जब मैं बीटा एसीजी का वैल्यू चेक करूं तो मैं बोलूं अपडेट चीज है गाइज, हमारी जो लेटेस्ट अपडेट के जो अगर आप पूछे कि लेस देन 5000 इंटरनेशनल यूनिट से कम होने पर मैं गोली इंजेक्शन दूंगा। और जो पुरानी गाइडलाइन है ओल्ड वाले में ये लिखा हुआ है, डीसी दत्ता का बोल दो कि वहां पर लिखा हुआ है कितना, 3000 इंटरनेशनल यूनिट से कम अगर बीटा एसीजी है तो फिर गोली देंगे। न्यू अपडेटेड गाइडलाइन यही है, 5000 से कम होना चाहिए बीटा एसीजी तो फिर हम मेथोट्रेक्सेट देंगे। और पुरानी गाइडलाइन बोल रहा है कि 3। तो ये ऑन एन एवरेज आपको एग्जाम में जो पूछा वो बता सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है गाइज आपके लिए। ठीक है, चलो। तो जो हमारा जो टॉपिक था गाइज एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, आज हमने रिस्क फैक्टर के बारे में बात किया, हमने इसके डायग्नोसिस के बारे में बात किया, क्लिनिकल साइन के बारे में बात किया, और हमने इसके मैनेजमेंट के बारे में बात किया। होप यू एंजॉय दिस सेशन गाइज। आपको ये सेशन है वो अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली आपको चीज़ें लिखनी है, आपको समझनी है कि चीज़ें क्या कहना चाहता है और क्या स्थिति हो रही है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप हार्डवर्क करते हो, अगर आप पढ़ते हो, अगर आप समझते हो, तो चीज़ें कोई भी मुश्किल नहीं है। ये सिंपल सी कहानी है गाइज। ट्राई एंड इरर है, करते जाओ, गलतियां करते जाओ, और फाइनली आप एक स्थिति में पहुंच जाओगे कि वहां पर आप चीज़ें सीख जाओगे। प्रैक्टिस है वो हमेशा है, वो एक आदमी को है वो अपने सक्सेस की तरफ ले जाती है। तो आप हमेशा पढ़ने का प्रैक्टिस करें, रोज 2 घंटे पढ़ें, फिर टाइम को इंक्रीज करें, फिर टाइम को इंक्रीज करें, और वैसे अपने टाइम को बढ़ाते हुए जाएं। समझ में आया? पढ़ना डेली जरूरी है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है कि आपको डेली पढ़ना है तो मतलब पढ़ना ही है। ये चीज़ें आपके जीवन को सक्सेस बनाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ गाइज। तब तक लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।